हेलो फ्रेंड्स, तो अब देखेंगे हम एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है ना। वैसे तो मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था इनके बारे में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बेसिक से बताऊंगी कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर, फार्मूला और बहुत सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है ना। एन की वैल्यू कन्वर्ट होने पे, चेंज होने पे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स कैसे हो सकते हैं, कुछ ब्रांचेस लग जाएंगी तो ब्रांचेस में उनके नाम क्या होंगे। ठीक है ना। तो हम उनके नाम कैसे लिखेंगे, कोई भी हम मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उस फॉर्मूले के साथ जो हमारी स्ट्रक्चर बनेगी और उसका हम IUPAC नेम भी डिफाइन करेंगे। ठीक है ना। तो पहले तो हम थोड़ा सा इन तीनों के बारे में डिफरेंस जान लेते हैं कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर हम 1 बाय 1 तीनों को अलग अलग करेंगे। एल्केन को पहले करेंगे, फिर एल्कीन को, फिर एल्काइन को करेंगे। ठीक है ना। और इनकी जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सारे रिएक्शंस को करेंगे 1 बाय 1। ठीक है। और फिर तीनों को, जब तीनों हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर इन तीनों को कंपैरिजन करेंगे जिससे हमें आसानी होगी कि एल्केन और एल्कीन और एल्काइन में और रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, किसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा। ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ जानेंगे हम इनके बारे में। तो सबसे पहले हम इनका थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस जान लेते हैं। जो आपके एल्केन हैं वो आपके क्या होते हैं, डेफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दी थी कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या आए, सिंगल बॉन्ड आए। ठीक है ना। तो वो आपके एल्केन होते हैं। और एल्कीन क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आए। और एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आए। ठीक है ना। ओके। अब जो इनका स्ट्रक्चर है, एल्केन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। ठीक है ना। अब n की वैल्यू हम चेंज करेंगे। जैसे हमने रखा है यहाँ पर 1, Cn की जगह पे 1 रखा तो 1 रखने पे क्या आएगा हमारा, C1H2 × 1 + 2। ठीक है। जहाँ n है वहाँ 1 रख देना है। ठीक है ना। तो हमारा क्या आएगा, CH4। CH4 किसका फॉर्मूला होता है, मीथेन गैस का। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, इस तरह से कार्बन के चार तरफ हाइड्रोजन बन जाएंगे। ऐसे ही एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, CH2। और जो CH2 है, अकेला CH2 नहीं लिख सकते। ठीक है ना। अगर हम अकेला CH2 रखेंगे तो बाकी के 2 बॉन्ड कार्बन का किसके साथ बनाएगा, तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। और एल्कीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड लग के फिर दूसरे आपके एलिमेंट के साथ अटैच होता है। ठीक है ना। तो इसलिए एल्कीन में n की वैल्यू 1 नहीं रख के यहाँ पर रखेंगे हम 2 रखने के बाद क्या होगा आपका, C2H4। आप n की जगह पे 2 रखना तो आपका C2H4 आ जाएगा। और C2H4 की स्ट्रक्चर बनती है इस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हमने यहाँ डबल बॉन्ड क्यों लगाया है, क्योंकि हम एल्कीन पढ़ रहे हैं। तो एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। यही तो एल्कीन की पहचान थी। ठीक है ना। अब इसकी हमने स्ट्रक्चर और खोल के लिखी है, 2 हाइड्रोजन को और खोल दिया, डबल बॉन्ड और H और H। ठीक है ना। तो ये CH2 और डबल बॉन्ड CH2। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। n की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 - 2 0 हो जाएंगे ना। 2 × 1, 2 एकम 2, और यहाँ 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो H0, C1H0। ओनली सी तो ऐसे हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर 1 ना रख के हम क्या रखेंगे, 2 रख के देखेंगे। 2 रखने पे क्या आएगा आपका, 2 × 2 4 × में 4 - 2, 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2। तो C2H2 कितना आ जाएगा आपका, C2H2 का आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरह से बनेगा, C2H2 का बनेगा आपका जैसे ये C और एक ये C2 और एक और H2। दो ही C हैं, 2 ही H हैं, एक H वहाँ रख दिया, एक H यहाँ रख दिया। अब इनके बीच में बॉन्ड कैसे आएंगे, ट्रिपल, क्योंकि एल्काइन है ना ये। तो ये n की वैल्यू 2 रखने पे हमारा इस तरह से बनेगा, C2H2 का। ठीक है ना। और n की वैल्यू 3 रखने पे हमारा क्या बनता है आपका, C3H4। ठीक है ना। और C3H4 जब n = 3 रखेंगे
तो C3H4 की स्ट्रक्चर आपकी इस तरह से बनेगी, ठीक है ना। तो आप N की वैल्यू कितनी भी रख सकते हो, और आपके जो एग्जाम्पल्स हैं आगे और बहुत सारे आएंगे, उनको हम 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले आपका एल्केन पढ़ेंगे। और भी इनके डिफरेंस है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के, वो जो मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिए थे। ये आपका होता है सैचुरेटेड, ये दोनों आपके अनसैचुरेटेड के अंदर आते हैं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन किया था ना हाइड्रोकार्बन्स का, हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड में एल्केन आता है, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आता है, ठीक है ना। ये बात मैंने पहले आपको बता दी थी। मैं बस आपको ये समझाना चाहती हूँ कि इनके जो ये फॉर्मूले हैं ये किस तरह से काम कर रहे हैं, तो वो मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगी, ठीक है ना। और जो डिफरेंस थे मैंने आपको पहले ही करा दिए हैं इनके। अब क्या है, अब हम एल्केन को लेते हैं सबसे पहले। एल्केन के जो ये फॉर्मूला है और जो मतलब और एग्जाम्पल्स कैसे बनेंगे, एन की वैल्यू चेंज करेंगे और उनका नाम कैसे कैसे हम लिख सकेंगे, IUPAC नेमिंग कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो IUPAC नेमिंग करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे एल्केन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन, ठीक है ना। ये आपके 1 से लेके 10 तक हैं, ठीक है ना। अब एल्केन है तो मतलब एन सबके पीछे आएगा, है कि नहीं। एन कॉमन रहेगा क्योंकि आपका सिंगल बॉन्ड है, एल्केन की बात हो रही है। बस आगे चेंज होगा मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है ना। मीथ 1 कार्बन के लिए, ईथ 2 कार्बन के लिए, प्रोप 3 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखते हैं, 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखते हैं, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लिखते हैं, 9 कार्बन के लिए नॉन लिखते हैं और 10 कार्बन के लिए डैग लिखते हैं, ठीक है ना। और भी आगे नेमेंगे, फिलहाल आप 10 तक याद कर लो, ठीक है ना। अब जो आपका मीथेन है, 1 कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन कितने आएंगे, 4। 2 कार्बन है तो उसके साथ हाइड्रोजन कितने आएंगे, 6। 3 कार्बन है तो उसके साथ हाइड्रोजन कैसे आएंगे, 8। ये तो अब मैंने लिख लिए, अगर हम ऐसे सीरीज में लिखेंगे तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। C1 है, 2, 3, 4, ये 1 to 10 तक हो गया। और H क्या है, CH4 मीथेन तो सबको याद रहता है, 4 आ गया। अब 4 में क्या करो, 2 ऐड करो, अगला आ जाएगा। 6 आ गया, 6 में 2 ऐड करो, 8 आ गया, 8 में 2 ऐड करो, 10 आ जाएगा। तो इस तरह से तो आपका क्या आ जाएगा, ऐसे सीरीज में आपका ये जो फॉर्मूला है आपका स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला, इन सारे नेमिंग के जो फॉर्मूले हैं इस तरह से ये सीरीज से तो निकल जाएंगे। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है हमारा, फॉर्मूले के अंदर जैसे CN है, जैसे यहाँ C2 है, मतलब C2 है तो मतलब क्या आएगा, N की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हम पहले सॉल्व करेंगे, तब उसके बाद हाइड्रोजन की नंबरिंग निकालेंगे, तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ऐसे सीरीज में लिख के भी निकाल सकते हैं। एक और शॉर्ट ट्रिक है कि और हम इससे अलावा और कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। एक और तरीका है आपका, बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हर एक के लिए वो फॉर्मूला जो है ट्रिक यूज होगी, ठीक है ना। जैसे आपका क्या है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे मैं एक को ले लेती हूँ, जैसे मैंने इस C3H8 को ले लिया। अब C3 है मेरे पास, मतलब कि मेरे पास नाम आ गया प्रोपेन, मेरे पास नाम है, ये स्ट्रक्चर नहीं है, प्रोपेन है। अब मैं सोचूंगी कि प्रोपेन है, प्रोप के लिए कितने कार्बन होते हैं, C3, इतना तो पता चल गया। लेकिन मुझे H की नंबरिंग याद नहीं आ रही, भाई H कितने हैं इसके साथ, है कि नहीं।
ऐसे प्रोपेन जो मैंने तो एग्जाम्पल ले रही हूँ, आपका हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन ये हो सकता है, और आगे वाला भी हो सकता है जो मतलब ज़्यादा नंबरिंग हो जिसके साथ। तो उसमें हम हाइड्रोजन की संख्या इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हम हाइड्रोजन की इजीली संख्या ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि मुझे नाम तो पता है लेकिन उसकी हाइड्रोजन की संख्या नहीं पता चल रही। नाम से तो मैं कार्बन का तो पता लगा लूँगी, क्योंकि कार्बन से ही नाम आपका सबसे पहला जो ये लेटर, ये जो वर्ड है, पहला वर्ड आपका कार्बन को डिनोट करता है। जब आपको ये याद हो जाएगा तो आपको कार्बन की संख्या याद हो जाएगी ऑटोमेटिक। बट हाइड्रोजन की हम भूल जाते हैं कभी कभी। तो क्या करना है आपको, जो हम कार्बन की जो संख्या होती है जैसे 3 है, तो इसमें 3 में क्या करेंगे, हम 2 को ऐड कर देंगे। 3 प्लस में 2 कितना हो गया 5। अब 5 में कितना ऐड करेंगे, इस 3 को ऐड कर देंगे, कितना हो गया आपका 8। ठीक है ना। सभी में कार्बन की चाहे कितनी भी आपकी संख्या हो, कितनी भी नंबरिंग हो, उसमें 2 को ऐड कर देना है। सभी में 2 ऐड करना है। पहले जो आपका कार्बन की संख्या लिखी हुई है इसमें 2 को ऐड करना है, और 2 को ऐड करने के बाद हमारी जो संख्या आएगी फिर उसको इस नंबरिंग के साथ ऐड कर दो, आपकी हाइड्रोजन की संख्या निकल के आ जाएगी एल्केन की। मैं अभी एल्केन की बात कर रही हूँ, एल्कीन एल्काइन की नहीं कर रही। ठीक है ना। तो ये एल्केन का शॉर्ट ट्रिक बताया है मैंने आपको। ठीक है ना। किसी भी फॉर्मूले में आप आजमा के देख लो, जैसे C1H4 है, इसको हमने जैसे मान लो क्या कैसे करते हैं, जैसे C1 है, H की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इसमें पहले 2 को ऐड करो, कितने हो जाएंगे 3, और 3 में फिर 3 को किसके साथ ऐड करेंगे, इस 1 के साथ, हो गए ना आपके H4। ठीक है ना, हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे ही 2 में 2 को ऐड कर दो 4, और 4 को फिर 2 के साथ ऐड कर दो 6 हो गया। 3 में अभी हमने ये कर लिया, 4 में 2 ऐड कर दो 6, 6 में 4 ऐड कर दो, हो गया 10। अब 5 में 2 ऐड करो 7, फिर 7 को फिर 5 के साथ ऐड करो 12, 6 में 2 8, 8 6 14, 7 2 9, 9 7 16, हो गए नहीं हो गए। ठीक है ना, ट्रिक काम कर रही है ना हमारी अच्छे से। ये एल्केन की बहुत इजी ट्रिक है। ठीक है ना, बहुत काम आएगी आपके, आप इसे बिल्कुल याद रख लेना। बहुत अच्छे से आप हाइड्रोजन की नंबरिंग निकाल सकते हो। ऐसे फॉर्मूले से तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट, मतलब कि वहीं के वहीं क्वेश्चन में कैसे निकाल सकते हैं इजीली, और बहुत फास्टली निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। तो ये आपके नेमिंग हैं 1 to 10 कार्बन तक के, और ये इनके फॉर्मूले हैं, और निकालने के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई दी है। ठीक है ना, और इनकी आप और भी स्ट्रक्चर फॉर्मूले में लिख सकते हो इन्हें, मैंने इन्हें लिखा नहीं है, आप लिख लेना, और नहीं लिख सकते तो मैं लिख के बता भी सकती हूँ आपको। जैसे आपका CH4 तो आपका है ही, उसमें तो क्या स्ट्रक्चर बनानी है आपको, और खोल के लिखना है तो 4 H को अलग अलग खोल के लिख दो, जो कि मैंने पहले बता दिया था। अब जो C2H6 है, C2H6 को क्या करेंगे, पहले हम कार्बन की स्ट्रक्चर पूरी करते हैं। कितने कार्बन हैं, 2, सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं पहले, क्योंकि हमारा सिंगल बॉन्ड ही चल रहा है, एल्केन की बात चल रही है। अब C2 हैं आपके, 2 C लिख दिए हमने। H कितने हैं आपके 6, अब 6 को कैसे करेंगे, 6 का हाफ कर दो, 3 इधर कर दो, 3 इधर कर दो। ठीक है ना, और बॉन्ड भी देख लो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है ना, चाहे हाइड्रोजन की नंबरिंग ज़्यादा हो सकती है, चाहे ना हाइड्रोजन की नंबरिंग कम भी हो सकती है। ठीक है ना, जैसे अगला देख लेते हैं C3H8, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, है कि नहीं। यहाँ कार्बन है आपके 3, अब इनके बॉन्ड कंप्लीट कर दो। इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, H3, इसके साथ कितने आएंगे 2, इसके साथ कितने आएंगे 3। ठीक है ना, क्योंकि 3 हाइड्रोजन हो गए, एक ही बॉन्ड ये रहा, 4 हो गई। इस कार्बन का एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, 2, अब 2 की कमी है, H2 लिख दिया हमने। इसका एक बॉन्ड तो है, 3 की कमी है, H3 लिख दिया। ऐसे ही हम अगला कर सकते हैं C4, 1 2 3 4, है कि नहीं। अब इस कार्बन पे एक बॉन्ड तो ये रहा इस कार्बन का, कमी कितनी है 3 की, तो H3 लिख देंगे। इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो ये रहे, कमी कितनी है H2 की। इस कार्बन के एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, 2, कमी कितनी है 2 की। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है, 3 की कमी है,
तो H3 लिख देंगे, है क्या नहीं। ऐसे हम 5 का लिख सकते हैं, 3 4 5, ठीक है ना। ऐसे ही ये आपका है CH3H2। बीच वाले जब हमारे सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं कार्बन, तो आंख बंद करके H2 लिख दिया करो अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं हो तो। और हम फिलहाल अभी एल्केन की बात कर रहे हैं, तो आंख बंद करके H2 लिख दो और अगल बगल के कार्बन के पास में H3 लिख दो, ठीक है ना। बहुत इजीली है, ये आपकी स्ट्रेट चेन है। और स्ट्रेट चेन में हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत आसान तरीका है। बस फर्स्ट एंड लास्ट आपका क्या है H3 कर देना और बीच वाले कार्बन के साथ H2 कर देना, आपकी स्ट्रक्चर बहुत सही हो जाएगी, एकदम राइट हो जाएगी और बिल्कुल भी गलत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपका था एल्केन। ऐसे ही आप अगले वालों की बना सकते हो, ठीक है ना। इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, बस जो पहला कार्बन रहेगा और लास्ट का कार्बन रहेगा उनके साथ H3 आएंगे और बीच वाले जो कार्बन रहेंगे उनके साथ H2 आएंगे, ये सभी में होगा, ठीक है ना। बस कार्बन की संख्या आप सही लिखना, C7 है तो 7 बार C लिखना, 8 है तो 8 बार लिखना, 9 है तो 9 बार और 10 है तो 10 बार, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं एल्केन के, मतलब एल्केन को हमने डिवाइड किया है इनटू द फॉलोइंग 3 ग्रुप्स। एल्केन को 3 ग्रुप में हम डिवाइड भी कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, जैसे आप वो 3 ग्रुप कौन कौन से हैं आपका, नंबर 1 है लीनियर स्ट्रेट चेन एल्केन, सेकंड है ब्रांच्ड एल्केन, थर्ड है आपका साइक्लो एल्केन। मतलब एल्केन के अंदर जो भी आपके प्रोडक्ट आएंगे, जो आपकी स्पीसीज आएंगी, जो आप एग्जाम्पल्स लिखोगे और नेमिंग करोगे, तो उनको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में आए वो अलग बात होती है, लेकिन हम अपने से इन्हें 3 तरीके से लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, जैसे लीनियर स्ट्रेट चेन एल्केन, जैसे मैंने एक ब्यूटेन का एग्जाम्पल लिया है। ये आपका ब्यूटेन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। स्ट्रेट चेन में हम नेमिंग किधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, नंबरिंग आपकी सेम ही रहेगी, ठीक है ना। जो ब्रांच्ड होती है उसमें आप नंबरिंग इधर से या इधर से नहीं कर सकते, वो आपको ब्रांच को देख के नंबरिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये आप IUPAC जब नेमिंग करोगे तब उसमें आप सीखोगी और ये आपको पता भी होगा अगर आपने IUPAC नेमिंग वाली ये चीज़ पढ़ रखी है तो, ठीक है ना। तो ये है आपकी स्ट्रेट चेन एल्केन। ऐसे ही आप कितने भी कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो आपका सिंपल है, कितने भी कार्बन हो उनको स्ट्रेट लाइन में लिखते चले जाओ बस, ठीक है ना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब क्या है ब्रांच्ड एल्केन। ब्रांच्ड एल्केन क्या होता है, जिसे हम आइसोमर्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये एल्केन के आइसोमर्स भी बोल देते हैं हम, क्योंकि जो ब्रांच्ड एल्केन है, जैसे ब्यूटेन है, इस ब्यूटेन को मैंने ब्रांच्ड में लिखा है। ब्यूटेन में कितने कार्बन हैं आपके, 4 कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है ना। है तो आपके 4 कार्बन, बट मैंने इसे ब्रांच में लिख दिया है। एक कार्बन को मैंने ब्रांच में रख दिया एक दूसरे कार्बन के ऊपर, ठीक है ना। तो ये आपकी ब्रांच हो गई। इसी प्रकार से आपके मैंने एक और दूसरी ब्रांच बनाई है, जैसे इसमें कितने कार्बन हैं, 3 और 3 6, ये बनाया मैंने हेक्सेन की। ये आपका हेक्सेन की ब्रांच है आपकी, ठीक है ना। अब जो ये आपका ब्यूटेन है, इस ब्यूटेन को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, इस ब्यूटेन को हम ब्रांच्ड के अंदर आइसोमर्स के अंदर और किस तरह से लिख सकते हैं। एक बार तो यहाँ लगा देंगे तो भी वही तरीका, मतलब एक तरह से ही स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। यहाँ लगा देंगे ब्रांच, वही ये स्ट्रेट वाली हो जाएगी, ठीक है ना। बीच वाले पे लगा दिया हमने तो क्या हो गया, एक हमारी CH3 ये अलग से हो गई, मतलब ब्रांच हो गई, ठीक है ना। मतलब हमने अब इस वाले कार्बन पे एक इस वाले मतलब एक मिथाइल को इस वाले पे उठा के रख दिया हमने, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, एक ब्रांच्ड हो गई, ठीक है ना। ऐसे आप और भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर CH3 लिखा है। अब आप जैसे और कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ मैंने कर ही रखा है, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए आपके, और ये आपका CH3 और ये आपका CH3, यहाँ भी आप छोड़ सकते हो,
ठीक है ना। या फिर आप ब्यूटेन को और किस तरह से लिख सकते हो, और इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे आपका है ये कार्बन एक, और इस पर ये 2 कार्बन, ठीक है ना, और एक कार्बन बच गया, ये आपका ये कार्बन, इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए, यहाँ आपका H आएगा, इस पे CH3 और इस पे CH3, इस पे CH3, ठीक है ना। तो हम ब्यूटेन को एक इस तरह से भी लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में मतलब जो आपको जानने वाली बात है वो ये है कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, 2 आइसोमर्स होते हैं। तो आपको आइसोमर्स भी पता लग गया। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स वो होते हैं जब हम किसी एक स्पीसीज को कई तरीके से लिख सकते हैं, उनकी स्ट्रक्चर चेंज कर करके लिख सकते हैं, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या तो सेम रहेगी, लेकिन जो उनका लिखने का तरीका है स्ट्रक्चर में वो डिफरेंट हो गया है कि नहीं। यहाँ तो स्ट्रेट है ब्यूटेन, यहाँ पर एक ब्रांच इस कार्बन पे आ गई, और यहाँ पर क्या हो गया, इसी कार्बन पर 4 कार्बन आ गए, है कि नहीं। तो ये आपके आइसोमर्स हो गए, जिन्हें हम ब्रांच्ड एल्केन भी बोलते हैं, ठीक है ना। थर्ड है आपका साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन क्या होता है? अब हम जो हमारे एल्केन हैं उन्हें हम मतलब एक साइकिल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन आते हैं, तो उन 3 कार्बन को मैंने इस तरह से साइकिल में लिख दिया, एक ट्रायंगल के रूप में लिख दिया। अब जो भी इसके ये कोने हैं, इन कोने पर आपके कार्बन लिखे होते हैं इस तरह से, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। मतलब यहाँ पर हमने कार्बन हाइड्रोजन मेंशन नहीं करके हमने आपका इस तरह से एक ट्रायंगल की फॉर्म में ये ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से हम ब्यूटेन है जो आपका, उस ब्यूटेन को भी हम एक रेक्टेंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर बना सकते हैं या रेक्टेंगल बना सकते हैं, जैसा आप मन करो वैसा बना सकते हो। बस ये क्या बन गई, एक साइकिल बन गई, ठीक है ना। एक साइकिल की फॉर्म में बना दिया हमने ब्यूटेन को, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये होता है आपका साइक्लोएल्केन। इन्हें हम क्या बोलते हैं? साइक्लोएल्केन। कि एल्केन को जो भी आपका स्पीसीज है उसको हमने साइकिल की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। तो ये उसके 3 ग्रुप थे एल्केन के। तो अब आगे चलते हैं इनकी प्रिपरेशन, कि एल्केन को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी क्या क्या रिएक्शन होंगी, उन सभी रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे कौन कहाँ से कैसे बन रहा है, कौन बाहर निकल रहा है, कौन ऐड हो रहा है। सारी रिएक्शन को बहुत ही डीपली एंड एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे और बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। तो ऐसी कोई जल्दबाजी है नहीं, ठीक है ना। तो चलते हैं, आपको जो सबसे पहली रिएक्शन है आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो अब देख लेते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, कि एल्केन को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। वैसे तो नेचुरली हमें पता है कि एल्केन हमें कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से हमें एल्केन मिलता है। द मेन सोर्स ऑफ एल्केन इज़ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। लेकिन हम लैब के अंदर हम एल्केन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो एल्केन को हम 3 तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। पहला है आपका फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, तीसरा है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अनसैचुरेटेड में हम किससे कर सकते हैं? फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्काइन, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड के अंदर आता है आपका एल्कीन और एल्काइन, ठीक है ना। ईथीन से हम ईथेन बना सकते हैं, इथाइन से हम ईथेन बना सकते हैं, ठीक है ना। और भी इसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, फिलहाल हम थोड़ा मोटा मोटा समझ लेते हैं। दूसरा है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होता है? एल्काइल होता है आपका R, जिसमें आपके कितने भी कार्बन की चेन आ सकती है, उसे हम एल्काइल बोलते हैं। हैलाइड होता है आपका हैलोजन। हैलोजन फैमिली कौन कौन से होते हैं आपके? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके एलिमेंट आपके हैलोजन फैमिली के होते हैं, और जिन्हें हम हैलाइड्स बोलते हैं, X से डिनोट करते हैं।
और X बराबर आ जाता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है ना। अब एल्काइल हैलाइड से हम जब एल्केन बनाएंगे तो इसमें हमारे 2 रिएक्शन होंगी। फर्स्ट से हम रिडक्शन करवाएंगे विद जिंक डाइल्यूट HCl के साथ। ठीक है ना। एल्काइल हैलाइड को रिडक्शन कराएंगे विद जिंक डाइल्यूट HCl के साथ, तब हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। दूसरा हमारा प्रोसेस है वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन के अंदर भी हम एल्केन प्रिपेयर करेंगे। तीसरा है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हमें एल्केन प्रिपेयर करना है। ठीक है ना। तो आइए जान लेते हैं हम सबसे पहले फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसके हम पूरे मैकेनिज्म, पूरी रिएक्शंस को पूरी डीपली, कैसे हमें एल्केन मिलेगा, बॉन्ड कैसे टूटेगा, क्या कैटेलिस्ट यूज होंगे, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। अब देखो, जैसे है हमारा फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन कैसे बना सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया ईथीन का। अब ईथीन से हमें ईथेन बनाना है, यही तो हमारा एल्केन होता है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना। तो अनसैचुरेटेड में आता है आपका मतलब एल्कीन और एल्काइन। अब हमने एल्कीन का फॉर्मूला एग्जाम्पल लिया है हमने। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा एल्केन कैसे बनेगा कि ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो और यहाँ पर आकर एक H यहाँ जुड़े, एक H यहाँ जुड़े, तब हमारा क्या होगा, एल्केन बन जाएगा, है कि नहीं। अब ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक कैसे होगा, इसको ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं कैटेलिस्ट। ठीक है ना। एल्केन बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो हम उनको करेंगे ऐड प्लस में H2। ठीक है ना। और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज करेंगे कैटेलिस्ट। ये आपके हैं निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये आपके मेटल हैं जो कि आपके डी ब्लॉक एलिमेंट के मेटल एलिमेंट हैं ये। और ये क्या करते हैं, ये जो हैं एज ए कैटेलिस्ट के रूप में यूज होते हैं इस रिएक्शन के अंदर, और क्या करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तब ये क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये दोनों हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन से अटैच हो जाते हैं। ठीक है ना। तो फिर यहाँ से हमारा ईथीन से ईथेन बन जाता है। ठीक है ना। और ये रिएक्शन बहुत मतलब वेरी फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है, बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है ना। इनमें से हम कोई भी कैटेलिस्ट, कोई भी मेटल हम यूज कर सकते हैं, या निकल कर लो, पैलेडियम कर लो, या प्लेटिनम कर लो। ठीक है ना। जो पैलेडियम और प्लेटिनम है ये दोनों तो रूम टेम्परेचर पर भी काम कर देते हैं रिएक्शन के अंदर, लेकिन जो आपका निकेल होता है उसे यूज करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, क्योंकि निकेल आपका हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है। ठीक है ना। तो ये बात नोट कर लेना, पैलेडियम एंड प्लेटिनम आपके रूम टेम्परेचर पर काम करते हैं, और निकेल आपका हमें अलग से हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, तब ये क्या करता है, बॉन्ड ब्रेक करता है। ठीक है ना। तो फिर यहाँ से आपका एल्कीन से एल्केन बन गया। ठीक है ना। अब ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। ठीक है ना। एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। एक और है आपका, इसका नाम रिडक्शन भी बोलते हैं। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना। ये आपने पढ़े होंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें हाइड्रोजन का एडिशन ही तो हो रहा है, तभी तो आपका एल्केन बनेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। और ऐड हो रहा है तो एडिशन रिएक्शन है ये आपकी। ठीक है ना। इसमें कैटेलिस्ट यूज हो रहे हैं, बिना कैटेलिस्ट के ये रिएक्शन होगी नहीं। जब ये कैटेलिस्ट बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो इस रिएक्शन का तीसरा नाम भी है, इसे हम एक कैटेलिस्ट रिएक्शन भी बोल सकते हैं।
कैटेलिस्ट रिडक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, या कैटेलिस्ट हाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन के कई नाम हैं, ठीक। दूसरा है आपका इथाइन एल्काइन, ठीक है ना। अब इथाइन से इथेन बनेगा हमारा, वो ही कैटेलिस्ट यूज करेंगे, ठीक है ना, हम कोई भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो इथाइन है हम इसे एक स्टेप में भी लिख सकते हैं और इसे हम 2 स्टेप में भी लिख सकते हैं। जैसे मतलब यहाँ से हमने एक स्टेप ये कर दिया, दूसरा स्टेप क्या कर सकते हैं, हम एक एक करके भी कर सकते हैं। जैसे हमने Ni यूज किया और यहाँ पर हाई टेम्परेचर, क्योंकि आपका निकेल एक हाई टेम्परेचर पर काम करता है, तो यहाँ से क्या होगा, पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पाई बॉन्ड टूट गया। अब एक पाई बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा, ये फिर से होगा, कुछ भी ले लो, Ni ले लो, फिर से ही वही हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। पैलेडियम प्लेटिनम भी ले सकते हो, ये नॉर्मल आपके रूम टेम्परेचर पर काम करेंगे, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक और पाई बॉन्ड टूटेगा, CH3 और CH3, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से 2 स्टेप में भी लिख सकते हो। वैसे ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में ही होती है, ठीक है ना। तो ये तो था आपका फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपके ये इथीन और इथाइन है, यहाँ से आपका इथेन एल्केन कैसे बनेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, मतलब प्लस में, और यहाँ पर 2 मतलब ओनली 2H, यहाँ पर H2 नहीं आएंगे, यहाँ पर 2H2 आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ऐड होने हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ऐड होने हैं, ठीक। क्योंकि आपके 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड होंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होंगे, ठीक है ना, तभी उसके बाद आपका इथेन बनेगा। अगर हम इस रिएक्शन का रेट देखें, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जैसे ये तो है आपका इथीन, ठीक है ना, मतलब एल्कीन, और ये है आपका एल्काइल, ठीक है ना। ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, ठीक है ना। अब एल्कीन और एल्काइन में से रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें देखना होता है कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसको ऐड होने के लिए स्पेस किसके पास ज़्यादा है, मतलब कि हाइड्रोजन आपका आसानी से किसके पास जल्दी चला जाएगा या किसके पास देर में जाएगा, तो उसके लिए हमें रेट देखना पड़ता है। अब जैसे ये आपका एल्कीन है, ठीक है ना, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर तो आपका सिर्फ यहाँ पर क्या है, नीचे से ही पॉसिबिलिटी है, अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ नीचे लिख देंगे तो ऊपर से हो जाएगी, मतलब एक तरफ से ही पॉसिबिलिटी है आपकी हाइड्रोजन की ऐड होने की। लेकिन जो आपका एल्काइल है, अब एल्काइन, जो आपका एल्काइन है, एल्काइन में क्या है आपका ऊपर से भी और नीचे से भी, मतलब दोनों ओर से, ऊपर से भी और नीचे से भी आपके हाइड्रोजन का ऐड होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। वो फ्रीली ऊपर से भी जा सकता है, नीचे से भी जा सकता है। सरफेस ऑफ एडिशन, मतलब सरफेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसके पास ज़्यादा है, एल्काइन के पास ज़्यादा है, ठीक है ना। किसके पास ज़्यादा है, एल्काइन के पास ज़्यादा है, एल्कीन के पास कम है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका बी का ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ कैसे लिखेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा है, बी का ज़्यादा है, ए से, मतलब आपका एल्काइन का ज़्यादा है एल्कीन से, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपको। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे देखते हैं
कि जो हम एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं उसको ऐड होने की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ से है। एक हम दूसरा भी एक तो ये होगा कि सरफेस कम है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस वो होता है जो कार्बन के आसपास मतलब अटैच हुए ग्रुप हों या एलिमेंट हों। तो कार्बन के पास यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रुप है, इधर यहाँ कार्बन के पास एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पर तो 2 हो गए, यहाँ पर 1 हो गया, तो वही सरफेस वाली बात आ जाती है, ठीक है ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है नंबर ऑफ ग्रुप, ठीक है ना। तो ये तो था आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। और हम कैसे देख सकते हैं, जो आपका एल्कीन है, एल्कीन में आपका क्या होता है, जैसे C डबल बॉन्ड C H H H और H CH2 CH2, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड C पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ तो है आपका क्या है, जैसे sp2, ठीक है ना। तो ये तो है आपका sp2। अब जो आपका ये एल्काइन है, ये क्या है आपका, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है आपका sp, ठीक है ना। मतलब जो कार्बन के पास आपके सिग्मा बॉन्ड हैं उनसे आपका क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, और एल्कीन में आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब जो आपका एल्काइन है उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो जियोमेट्री है, वो कैसी होगी, लीनियर होगी। कैसी होगी, लीनियर होगी। लीनियर तो आपकी स्ट्रेट ही होती है, लेकिन sp2 की जो आपकी sp2 जो होता है, sp2 की क्या होती है आपकी, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ट्राइगोनल प्लेनर क्या होता है, जैसे ट्राइगोनल प्लेनर आपका होता है C डबल बॉन्ड C, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, तो ये आपका क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। अब ये जो लीनियर में है, यहाँ तो आपका सरफेस ही सरफेस है, ऊपर से आए नीचे से आए कहीं से भी हाइड्रोजन आके ऐड हो सकता है, लेकिन ट्राइगोनल प्लेनर में तो सिर्फ आपकी एक ही डायरेक्शन है ना, या तो ऊपर से आ सकता है, नीचे आ सकता है, और यहाँ किधर से भी आ सकता है, ठीक है ना। तो वही सरफेस वाली बात है। तो ये थी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन।